अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँगा। आज का जो मैं लेक्चर दूंगा वो बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 1 वालों के लिए लेक्चर दे रहा हूँ इस इंग्लिश चैनल के ऊपर, क्योंकि इम्तहान करीब हैं। आज मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का, बैंक रिकन्सिलेशन। यहाँ मैं सिर्फ एग्ज़ामिनेशन पेपर सॉल्व करूँगा जो 5 या 10 ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स हैरत हो रही होगी कि पहले मैं इंग्लिश का दे रहा था लेक्चर्स और आज जो है मैं अकाउंट्स का लेक्चर दे रहा हूँ। मैं आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जो लोग कमज़ोर हैं अकाउंटिंग हल करने में, उनके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ। जिनको आती है तो वो सही है, उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आती तो उनके लिए घर बैठे प्रैक्टिस करने के लिए कहता। तो मेरा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन। जैसे कि आप लोगों को स्टूडेंट मालूम है कि बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है, ये आपने सीखा होगा, अपनी क्लासों में पढ़ा होगा। हम बैंक रिकन्सिलेशन क्यों बनाते हैं? देखें, एक कंपनी होती है, कंपनी और एक कंपनी का बैंक अकाउंट होता है। ये याद रखें, दो चीज़ें होती हैं, एक कंपनी है या एक कोई कारोबार है और उस कारोबार का बैंक अकाउंट है। अब कारोबारी लेन देन जो कैश की शक्ल में होता था, अब बैंक के ज़रिए कंपनी करना चाह रही है। यानी हम जितना भी पैसा कंपनी में आएगा और उसको मेंटेन करेगी कैश बुक के अंदर, फिर कंपनी जितना पैसा अपने बैंक में जमा कराएगी वो कंपनी का जो बैंक अकाउंट है बैंक मेंटेन करेगा। कभी इसमें होता ही है कि कंपनी कभी जमा कराती है पैसा बैंक में और फिर कुछ वक्त के बाद कुछ पैसा निकाल लेती है, कुछ चेक इशू करती है अपने अकाउंट पेबल होल्डरों को, जिनसे हमने उधार में माल ख़रीदा होता है, उनको पेमेंट के चेक देती है। तो कंपनी अपनी कैश बुक में से माइनस करती है पैसे और चेक इशू कर देती है और वो बैंक के पास पहुंचते हैं, कंपनी के चेक लेके वहाँ से पैसा बैंक से माइनस हो जाता है। इसी तरीके से कंपनी के जो कस्टमर्स होते हैं वो कंपनी को जब चेक देते हैं तो कंपनी इसको कैश ट्रीट करके अपनी चेक बुक में ऐड कर लेती है और फिर उसी दिन या दूसरे दिन कंपनी उस चेक को जमा करा देती है बैंक में, तो वो पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसी तरह एक जो कंपनी जमा करती है अपने पास तो बैंक भी जमा करता है पैसा उनका। जब कंपनी अपने कैश बुक में माइनस करती है तो बैंक से भी माइनस होना चाहिए। यही सिलसिला चलता है इसके अंदर। और जब महीने के आखिर में आता है तो कंपनी बैंक से एक ट्रांजेक्शन शीट मंगवाती है कि हमारा और आपका एक महीने के दौरान में जो लेन देन हुआ है, यानी हमने डिपॉजिट कराए हैं और विथड्रॉ करें निकाले हैं, दोनों का हिसाब एक महीने की आखिरी तारीख को एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो बैंक कंपनी को ट्रांजेक्शन शीट देता है उसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। कंपनी बैंक स्टेटमेंट को डेट वाइज चेक करती है, अपनी कैश बुक से मिलाती जाती है कि एक तारीख को जो है हमने बैंक में इतनी मालियत का चेक जमा कराया था। चेक करती है कि बैंक स्टेटमेंट वो चेक आ रहा है जमा क्रेडिट साइड पे, और अपनी कैश बुक को देखती है कि हमारी कैश बुक में वो है डेबिट साइड के अंदर, दोनों जो हैं नज़र आ रहे होते हैं। जो पैसा हम अपनी कंपनी में डेबिट करते हैं वो पैसा बैंक में क्रेडिट होता है। ठीक है, यानी जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक क्रेडिट शो करता है, हमारी कैश बुक उसको डेबिट में शो करती है। जब हम पैसा जो है अपनी कैश बुक में क्रेडिट करते हैं तो बैंक में वो पैसा डेबिट होता है। यानी जो पैसा हम क्रेडिट करके माइनस कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं अपनी कैश बुक से, बैंक उसको माइनस करता है डेबिट साइड के अंदर रख के। ठीक है ना, इस तरह हम डेट वाइज चेक करते हैं और महीने के आखिर में हम ये चाहते हैं कि हम दोनों ने बराबर ट्रांजेक्शन करी है, तो दोनों की ट्रांजेक्शन बराबर होंगी तो बैलेंस भी सेम आना चाहिए, रिकनसाइल होना चाहिए। रिकनसाइल माने एग्री होने चाहिए दोनों के, कैश बुक के बैलेंस और बैंक बुक के बैलेंस। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। जब महीने के आखिर में जब बैंक का स्टेटमेंट आता है तो बैंक का महीने के आखिर का बैलेंस कुछ और आ रहा होता है और कंपनी की कैश बुक में बैलेंस कुछ और आ रहा होता है, यानी डिसएग्री कर रहे होते हैं। इस डिसएग्री को हम एग्री करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट जब आता है उसमें से तलाश करते हैं कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कंपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है और कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। जो बैंक में रिकॉर्ड नहीं है बैंक वाले बैंक बुक में हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, और जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई थी उसको हम कैश बुक में कर देते हैं। और ये एडिशन और डिडक्शन की शक्ल में होती है, या तो ऐड हो रहा होता है या
जो है डिडक्ट हो रहा होता है, यानी जमा हो रहा होता है या माइनस होता है, यही दो चलती हैं, प्लस माइनस। तो फिर इस तरह महीने के आखिर के अंदर बैलेंस आ जाता है। ये तो मैंने छोटा सा आपके थोड़ा तारुफ कराया है। अगर लंबी इसमें मैं बहस करूँगा इस रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। हम लेक्चर को बड़ा नहीं करना चाहते, हम सिर्फ यहाँ पढ़ा नहीं रहे, हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था। तो अब हम ये सवाल पढ़ते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा सवाल, अकाउंटिंग का पेपर है और ये रेगुलर स्टूडेंट ने दिया था बीकॉम पार्ट 1 के या और एडीसी पार्ट 1 के 2019 का ये पेपर है। इसमें 5 सवाल अटैम्प्ट करने के लिए कहा गया था, इंस्ट्रक्शन थी। क्वेश्चन नंबर 1 बैंक रिकन्सिलेशन की हेडिंग लगी हुई है इसके अंदर। मैं सवाल पढ़ता हूँ आपके सामने। कहते हैं अ कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक ऑफ शाहिर एंड कंपनी ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, यानी मवाजना किया है शाहिर कंपनी ने अपनी कैश बुक का, जो महीने के आखिर में बैंक उनकी ट्रांजैक्शन का बैंक स्टेटमेंट आया उसके साथ। कौन से महीने का? फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019 का स्टेटमेंट है। रिवील फॉलोइंग, जो अब नीचे 1 2 3 करके दर्जेल दी जा रही हैं, ये रिवील हुई है। रिवील माने इंकशाफ हुआ है, दरियाफ्त हुई है, ये चीज़ें मालूमात हुई हैं हमको स्टेटमेंट देखने के बाद और अपनी कैश बुक देखने के बाद। कुछ इंकशाफत हुए हैं, वो यहाँ पॉइंट 1 2 3 4 इस तरह 12 14 पॉइंट तक दे दिए गए हैं। अब ये जो नीचे दिए गए हैं आपको इन्फॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन की मदद से आपने जो है अपना सवाल हल करना है, बैलेंसेस को एग्री करना है। यानी जो बैलेंस कैश बुक का आएगा महीने के आखिर में, वही बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का भी आएगा। अगर दोनों बैलेंस सेम आ जाते हैं, ऐसे बैलेंस को बोलते हैं एडजस्टेड बैलेंस, यानी एडजस्ट करके बैलेंस आया है। अब ये देख रहे होंगे आपको रिक्वायर्ड के अंदर जो आपको नंबर 1 दिए, क्या आ गया है? प्रिपेयर अ शेड्यूल, स्केड्यूल बनाना है आपने, गोशवारा बनाना है एक, जो ये जाहिर करे, शोइंग करे, क्या जाहिर करे? एडिशन दिखाए वो अपने में, एडिशन टू दिखाए एंड डिडक्शन दिखाए फ्रॉम द बैलेंस एज पर कैश बुक के जो बैलेंस है वहाँ से डिडक्शन और एडिशन शो करना है। टू डिटरमिन, ये तयन करना है द एडजस्टेड बैलेंस, और ताकि हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस यानी दोनों साइड का बैलेंस इक्वल एक जैसा आ जाए। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं शेड्यूल की फॉर्म के अंदर, यानी एक बुक का कॉलम होगा हमारा और एक बैंक का कॉलम होगा। समझ में आ गया आपको पूरा सवाल? अब मैं सवाल के ऊपर की ट्रांसलेशन भी पढ़ देता हूँ आपके सामने, एक नज़र जल्दी फिर बाद में पढ़ाता जाऊँगा। यहाँ तक तो मैंने पढ़ दिया था। पढ़ना नंबर 1 ट्रांजेक्शन नंबर जो इंकशाफ हुआ है, जो दरियाफ्त हुई है, हमें पता चला है कि बैंक स्टेटमेंट देखिए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹9 लाख। बैंक बता रहा है कि बैंक के पास इस वक्त 9 लाख रुपए क्रेडिट में है, यानी कंपनी का डिपॉजिट कितना पड़ा है? बैंक के पास 9 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है। कंपनी का हिसाब क्या बताता है? ट्रांजेक्शन नंबर 2, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹5। कंपनी कहती है, कंपनी की कैश बुक के मुताबिक कंपनी के 5 लाख रुपए डिपॉजिट पड़ा है बैंक के पास। इस तरह 9 लाख और 5 लाख, 4 लाख का फ़र्क आ गया है। बैंक 4 लाख रुपए ज़्यादा दिखा रहा है कि कंपनी के 9 लाख रुपए हैं। कंपनी कहती है कि हमारे तो 5 लाख रुपए हैं, आप हमें 4 लाख क्यों ज़्यादा दे रहे हैं? तो अब बैंक स्टेटमेंट देखिए, कुछ इंकशाफत हुए हैं, कुछ मालूमात हुई हैं। उन मालूमात की बेस पे हम डिडक्शन और एडिशन से दोनों बैलेंस को एडजस्ट कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, फिर आगे तीसरी ट्रांजेक्शन है बिल पेबिल मेड। पहले इंकशाफ हुआ है, बिल पेबिल मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक ₹10,000। एक बात पता चली है, बैंक स्टेटमेंट में एक एंट्री नज़र आ रही है 10,000 रुपये की, जो विथड्रॉवल साइड पर है बैंक के, यानी डेबिट साइड पे बैंक में शो हो रही है, जिसके आगे लिखा हुआ है कि बैंक ने आपका कोई बिल की आपने इंस्ट्रक्शन दी थी बैंक को, ये टाइम आएगा तो आप बिल हमारा पेमेंट कर दीजिएगा। तो बैंक ने बिल इनका पेमेंट कर दिया है तो इनके अकाउंट से 10,000 रुपये, तो लिहाजा बैंक ने माइनस कर दिए हैं। कंपनी को तो इसकी इतला ही नहीं है। अब स्टेटमेंट आया तो पता चला कंपनी को कि हमारे बैंक ने 10,000 रुपये की पेमेंट कर दी बिल की, तो कंपनी भी ये बिल के ये 10,000 रुपये अपनी कैश बुक से डिडक्ट कर देगी, माइनस कर देगी। ठीक है, जो बैंक माइनस कर चुका है तो कंपनी भी डिडक्ट कर देगी। इसी तरीके से ट्रांजेक्शन नंबर 4 आ रही है आपके सामने। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में कह रहे हैं प्रोमिसरी नोट, यानी वादा नामा का नोट होता है, पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक ₹1 लाख रुपए। कहना है कि आपने एक वादा किया हुआ है किसी से कि जब टाइम आएगा तो हम आपको टाइम पे पैसे वापस कर देंगे। हो सकता है ये जो उधार आपने माल उधार खरीदा हो
उधार की जगह पे आपने एक लिख के जो है एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया, वादानामा लिख के दे दिया हो। अब जब उसका टाइम आया तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आपने कहा हम भूल जाएंगे, कंपनी ने हमें याद नहीं रहेगा, अपने बैंक को वो वादानामा प्रॉमिसरी नोट दे दिया है कि जब ये तारीख आएगी तो आप हमारे अकाउंट से पेमेंट करिए, बैंक ने कर दी। अब कंपनी को तो पता नहीं है, इसलिए कंपनी में से ये पैसा माइनस हुआ नहीं, लेकिन बैंक का जब स्टेटमेंट आया तो पता चला बैंक में से हमारे 1 लाख रुपए माइनस हो गए। बैंक की डेबिट साइड में नज़र आ रहे हैं, विथड्रॉवल साइड पे नज़र आ रहे हैं कि 1 लाख रुपए का प्रॉमिसरी नोट बैंक ने हमारा पे कर दिया है। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमारे पास से माइनस नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको सही करते हुए अब अपनी कैश बुक में से माइनस कर देंगे, क्योंकि बैंक से तो पहले से माइनस हो चुका है। ठीक है, तो ताकि बैलेंस सही हो जाएगा। आगे ब्रैकेट में कहते हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंसिस ₹10,000। इस 1 लाख रुपए के अंदर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट भी रखा हुआ है इसके अंदर। यानी इसका मतलब 90,000 का प्रॉमिसरी नोट बना होगा और 10,000 रुपये इंटरेस्ट होगा, तो बैंक ने 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। हमको 1 लाख रुपए माइनस करने अपनी कैश बुक से, माइनस हमारा डिडक्ट करने हैं। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 5 देता हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर 5 कहती है द बैंक रिसीव अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ ₹1,32,000 फ्रॉम अ कस्टमर उस्मान। आपका एक अकाउंट रिसीवेबल उस्मान है, जिसको आपने 1,32,000 रुपये का उधार में माल सोल्ड किया था, सेल की थी। उसने कहा था मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, कुछ टाइम मांगा था, इसलिए आपने अपनी जब जनरल एंट्री पास की थी तो अकाउंट रिसीवेबल उस्मान डेबिट कर दिया था और आपने अपना सेल्स क्रेडिट कर दी थी उस वक्त। अब वो कस्टमर जो उस्मान ने आपके पास आके पेमेंट नहीं करी, बल्कि आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए हैं, तो आपका अकाउंट बढ़ गया बैंक का। बैंक के पास डिपॉजिट 1,32,000 का आ गया। अब आपको तो पता ही नहीं, इसलिए आपने अपनी कैश बुक में ऐड ही नहीं किया, ये गलती आपके पास आ रही है। जब बैंक की ट्रांजेक्शन शीट आई है, बैंक स्टेटमेंट आया, तो उससे पता चला कि एक हमारा कस्टमर था उस्मान, उसने हमारे को देने के बजाय हमारे बैंक में जमा करा दिया 1,32,000। तो आप क्या करेंगे, तो आप अपनी कैश बुक में इस 1,32,000 को ऐड कर लिएगा तो बैलेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अगली देते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6। द बैंक पेड फॉर इंश्योरेंस ₹20,000। बैंक को कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दी भी है कि जब वक्त आएगा इंश्योरेंस की पेमेंट प्रीमियम पे करने का, हमारे को याद नहीं रहेगा मसरूफियत में कारोबारी, तो आप टाइम पर पे कर दीजिएगा, इंस्ट्रक्शन है। बैंक ने जब टाइम आया पेमेंट करने का, तो बैंक ने कंपनी के अकाउंट से 20,000 रुपये पेमेंट कर दिए इंश्योरेंस कंपनी को, बट नॉट रिकॉर्डेड बाई कंपनी। कंपनी रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि कंपनी को तो पता ही नहीं है। अब स्टेटमेंट आया कंपनी के सामने तो कंपनी को पता चला, लिहाजा कंपनी अब अपनी कैश बुक में से 20,000 रुपये माइनस कर देगी, तो बैलेंस दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 7। अनक्लियर चेक ₹2 लाख। अनक्लियर चेक ₹2 लाख, 2 लाख रुपए के चेक अनक्लियर्ड हैं। जब कंपनी ने कस्टमर से कुछ चेक वसूल करे थे, कस्टमर ने जब कंपनी को चेक देके चले गए, बजाय कैश के चेक दे गए, तो कंपनी ने अपने कैश बुक में ऐड कर लिया था, उनको कैश समझते हुए कैश बुक में 2 लाख रुपए जमा कर दिए थे। फिर अगले दिन कंपनी ने जो है, या उसी दिन या अगले दिन कंपनी ने वो चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। जब बैंक अकाउंट में जमा करा दिए तो कंपनी के पास तो ऐड हो गए, तो बैंक में भी ऐड होने चाहिए। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट हो सकता है कंपनी ने 31 तारीख को जमा कराए हों या 30 तारीख को, जिस वक्त बैंक स्टेटमेंट निकल गया हो, डाक के अंदर चला गया हो, और बैंक स्टेटमेंट में ये 2 लाख रुपए शामिल नहीं हुए हों कंपनी के। जब बैंक स्टेटमेंट हमने देखा तो उसमें देखा, अपनी कैश बुक से मैच करा, तो ये 2 लाख रुपए की तो बैंक ने ऐड ही नहीं करा। हमने बैंक में जमा कराया था एक चेक, आपने 30 तारीख 31 तारीख को महीने के आखिरी दिन जमा कराया, उस वक्त आपका बैंक स्टेटमेंट बैंक ने प्रिंट निकाल के आपको सेंड कर दिया, तो लिहाजा ये 2 लाख रुपए उसमें उस स्टेटमेंट में आए नहीं है। तो आप क्या करेंगे, बैंक के अंदर इसको जमा कर लेंगे बैंक में, ताकि बैलेंस दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि कंपनी तो जमा कर चुकी है, बैंक ने जमा नहीं करा, बैंक के स्टेटमेंट नहीं आ रहे, तो बैंक बुक के अंदर जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो बैंक आपका बैलेंस सही हो जाएगा। नंबर 8वां है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1,50,000। आपके बैंक ने, कंपनी के बैंक ने 1,50,000 का शेयर्स के ऊपर मुनाफा वसूल कर लिया, लेकिन कंपनी को इतला नहीं हुआ। जब मुनाफा वसूल कर लिया बैंक ने, तो कंपनी के डिपॉजिट में इजाफा हो गया बैंक के पास, लेकिन क्या हुआ, कंपनी को इतला ही नहीं, लिया कंपनी ने अपनी कैश बुक में ऐड ही नहीं करा। तो अब हम इस ट्रांजेक्शन को कंपनी की कैश बुक में ऐड कर लेंगे, बैलेंस बराबर हो जाएगा। ऐड और डिडक्ट ही करना है, माइनस और जमा करना है इसमें। नंबर 9, ट्रांजेक्शन चार्जेस या सर्विस चार्जेस जो होते हैं, बैंक सर्विस चार्जेस लेता है, यहाँ पे नाम इस्तेमाल कर दिया ट्रांजेक्शन चार्जेस, बात एक ही है, ट्रांजेक्शन चार्जेस या सर्विस चार्जेस एक ही नाम होता है। ठीक है, कितने बैंक ने काटे, 15,000 रुपये, नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बैंक ने अपनी सर्विस चार्जेस के, यानी जिसको ट्रांजेक्शन चार्जेस बोलना है,
15,000 रुपये काट ली है, तो कंपनी का अकाउंट बैंक ने कम कर दिया, वहाँ से उसको शो कर दिए डेबिट साइड में इतने डिडक्शन है। अब कंपनी की कैश बुक को तो पता ही नहीं है, जब ये स्टेटमेंट आया तो पता चला कि बैंक ने हमारे से 15,000 रुपये ट्रांजेक्शन चार्जेस काट लिए। तो अब क्या करेंगे, कंपनी कैश बुक में से भी माइनस कर देगी 15,000 रुपये, ताकि बैंक और कंपनी का हिसाब बराबर हो जाए। 10वीं ट्रांजेक्शन, अ चेक वाज इशूड टू आमिर फॉर पेमेंट ऑफ रुपीज़ 13,000। आपने एक चेक इशू किया था, आपका एक अकाउंट पेबिल या सप्लायर था, क्रेडिटर था, उसको आपने पेमेंट करने के लिए 13,000 रुपये का जो है एक चेक आपने उसको इशू करा, ठीक है, कर दिया, यानी पेमेंट का चेक है ये, तो इशू करा होगा तो आपने अपनी कैश बुक में से 13,000 रुपये माइनस कर लिए होंगे। अब वो जब चेक बैंक के पास लेके जाएगा तो बैंक कैश करेगा तो बैंक भी माइनस कर देगा 13,000 रुपये। तो हुआ क्या बता रहे हैं कि बट एरोनियसली, माने गलती हो गई है कंपनी के रिकॉर्ड में, एरोनियसली रिकॉर्डेड, कंपनी ने गलत रिकॉर्डिंग कर दी है माइनस करने में, बाई कंपनी एज रुपीज़ 31,000 रुपये, 1 इधर चला गया 3 के, तो 31,000 रुपये के कंपनी ने अपनी कैश बुक से माइनस कर दिए कस्टमर के नाम से। जब स्टेटमेंट आया तो पता चला बैंक ने तो 13,000 रुपये माइनस करे हैं, कि वो चेक पे 13,000 रुपये लिखे थे, लेकिन कंपनी चेक करो हो हमने गलती कर दी, 31,000 माइनस कर दिए, 13 की जगह 18,000 रुपये ज़्यादा माइनस कर दिए हमने। तो कंपनी क्या करेगी, अपनी कैश बुक में 18,000 रुपये दोबारा ऐड कर लेगी, एरोनियस रिकॉर्डिंग के नाम से वापस ऐड कर लेगी, जो ज़्यादा माइनस कर दिए हैं। ठीक है, समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। ट्रांजेक्शन नंबर 11, अनप्रेजेंटेड चेक ₹400,000। अपने सप्लायर यानी अकाउंट पेबल जो है, जिनसे आपने उधार में माल खरीदा था, जब उनकी पेमेंट की बारी आई तो उनको आपने कैश नहीं दिया, उनको आपने चेक लिख के दे दिया, जाके आप हमारे बैंक से निकाल लें। अब वो लोग जो हैं, जिस वक्त स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा था 30-31 तारीख को, उस वक्त तक बैंक में पेमेंट के लिए चेक ही लेके नहीं गए, तो चेक लेके नहीं गए तो बैंक से ये पेमेंट निकली ही नहीं। लेकिन कंपनी ने जिस वक्त चेक इशू करा, कंपनी ने तो अपने पास से माइनस कर दिया था, तो लिहाजा क्या है, अब ये बैंक से माइनस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी माइनस कर चुकी है। आज नहीं तो वो कल आ जाएंगे। कोई भी चेक बनता है 4-4.5 महीने की मुद्दत होती है, पहले 6 महीने की होती है, अब 4.5 महीने की मुद्दत होती है, या पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी चेक पहले 6 महीने की मुद्दत होती थी, और इंडिया में पता नहीं, शायद अभी भी 6 महीने की, पुराने पहले 6 महीने की होती थी। कोई भी चेक होता है पेमेंट के लिए उसका टाइम होता है 6 महीने के अंदर, तो अभी आजकल शायद पाकिस्तान में 4-4.5 महीने की, जहाँ तक थोड़ी बहुत मोरी नोटिस में है, इल्म है। तो चेक अभी 30 को नहीं, अभी वो पूछे ही नहीं, उन्होंने आराम से जमा करा देंगे, उनके पास ही पड़ा हुआ है। तो बैंक स्टेटमेंट में ये माइनस यानी डिडक्शन नजर ही नहीं आ रही है, और कंपनी अपने पास डिडक्शन कर चुकी है, तो लिहाजा इस डिडक्शन को बैंक स्टेटमेंट से माइनस डिडक्ट कर देंगे, तो बैलेंस दुरुस्त हो जाएगा कंपनी का और बैंक का। 12वां नंबर के, रेंट एंड ₹30,000 वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपके बैंक को आपने इंस्ट्रक्शन दी है कि जब हमारा वक्त आ जाएगा, तब तारीख आ जाएगी किराया वसूल करने की, तो आप वसूल कर लीजिएगा। तो बैंक के पास आपका 30,000 रुपये का किराया वसूल हो गया है, बैंक ने आपका कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसमें ऐड कर दिया है। अब बैंक के बैलेंस 530,000 रुपये ऐड हो गए, लेकिन कंपनी को पता ही नहीं, कंपनी ने उसको ऐड ही नहीं किया, ये गलती आ गई। लिहाजा आप बैंक ऐड कर चुका है, कंपनी की बुक में ऐड कर दो, बराबर हो जाएगा बैलेंस। अब आखिरी की 2 ट्रांजेक्शन रह गई हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 17, ज़कात डिडक्टेड ₹30,000। बैंक ने कंपनी के अकाउंट में से 30,000 रुपये की ज़कात काट ली, कंपनी को पता ही नहीं, अब लिहाजा इसको कंपनी के अकाउंट में से माइनस कर दो, कंपनी कैश बुक से माइनस कर दो, खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा बैलेंस। एंड आगे बोले मार्कअप प्रॉफिट को बोलते हैं, मार्कअप क्रेडिटेड ₹70,000 बाई बैंक ने 70,000 रुपये का अकाउंट पे मुनाफा दे दिया, अकाउंट का जो बैलेंस पड़ा था उसमें 70,000 का मुनाफा दे दिया है। तो मुनाफा बैंक ने आपका डिपॉजिट बढ़ा दिया कंपनी के बैंक अकाउंट को, कंपनी को इतना नहीं थी, तो कंपनी भी अब अपनी कैश बुक में ऐड कर देगी 70,000 रुपये, तो बैलेंस दुरुस्त हो जाएगा। आखिरी ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। विदड्रॉवल माने निकालना, डिडक्ट करना। विदड्रॉवल ऑफ कैश ₹25,000। कंपनी ने 25,000 रुपये बैंक से निकाले हैं फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, यानी ड्राइंग हो गई। मालिक जो कंपनी के, उन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 25,000 रुपये निकाल लिए, इसको ड्राइंग बोलते हैं, जो नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक। क्यों, कंपनी को पता ही नहीं, कंपनी ने 25,000 रुपये निकाल लिए, लेकिन अपनी कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं करी। अब जब बैंक स्टेटमेंट आया तो देखा, अच्छा हमने 25,000 रुपये निकाले थे, चेक नंबर यही है, तो अब क्या करेंगे, कंपनी की कैश बुक में से ही 25,000 माइनस कर देंगे, बैलेंस बराबर हो जाएगा। दोनों साइड का, यानी कैश बुक का और बैंक का बैलेंस बिल्कुल बराबर करना है, इक्वल करना है, एग्री करना है, इसको रिकनसाइल बोलते हैं। जब एग्री होता है तो रिकनसाइल बोलते हैं। ठीक है, एग्री हो जाएगा तो ऐसे बैलेंस का नाम है एडजस्टेड बैलेंस। दोनों बैंक बुक भी और कंपनी की बुक भी एडजस्ट हो गई,
तो ये है ए का हमने बनाना है, और बी में कहा गया है आपसे प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज इन दी बुक ऑफ द कंपनी। कंपनी की बुक में जो चेंजेस आई है बैंक रिकंसिलिएशन बनाने से ऐड और डिडक्ट की शक्ल में, उससे मुतालिक एडजस्टिंग एंट्री पास करें। ये सवाल आपका 20 नंबर का सवाल था जो मैंने अभी आपको पढ़ा है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है। मैंने तो सॉल्व आपको पढ़ते पढ़ते कर दिया। अगर आप उस पर गौर कर रहे होंगे तो आप अपनी कैश बुक बैंक बुक के अंदर प्लस माइनस करते जाएँ तो बैलेंस आ जाएगा आपका। चलें अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आपको उम्मीद करता हूँ सवाल मैंने जो एक्सप्लेनेशन करा है समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ मैं बीकॉम ये एडीसी पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनकी आसानी के लिए कर रहा हूँ इस चैनल पे, ताकि आप इसकी भी यहीं पे तैयारी कर लें अकाउंट के पेपर की। इंग्लिश तो मैंने तकरीबन ज़्यादा डाल दी, चंद पेपर और रह गए, वो भी ऐसा ऐसा मैं सोल्व कर दूंगा आपके इम्तान तक। इंग्लिश की तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा मटेरियल इंग्लिश का आपके पास आ चुका है। अब जो एडीसी के स्टूडेंट हैं अकाउंट्स के, उनका मैं अकाउंट्स डाल रहा हूँ, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी डालूंगा मैं। बहुत से स्टूडेंट पार्ट 2 के होंगे, पार्ट 2 की भी अकाउंट्स डालूंगा। वहाँ पे जो टॉपिक हैं वो मैं डाल दूंगा, एब्जॉर्प्शन है, वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, ये सब मैं वहाँ पे करा दूंगा। ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह सब मैं करा दूंगा। लेकिन अभी इम्तान बहुत करीब है, देखते हैं, टाइम जितना कम मिलता है हम उतना करते रहेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, आप हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट्स को खुद भी लाइक करें, हमें कमेंट्स भी करें, और जो है इसको आगे शेयर्स करते जाएं। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जितना सब्सक्राइब बढ़ेगा तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हम चैनल जितना ज़्यादा ग्रो होगा तो हम आपके लिए जल्द से जल्द अकाउंट्स भी सॉल्व करेंगे, स्टैटिस्टिक्स सवाल भी सॉल्व कर देंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग भी सॉल्व कर देंगे। लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकते, टाइम चाहिए होता हर चीज़ के अंदर। चलें आगे आप सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन है हमारा इंग्लिश मास्टर चैनल के ऊपर। हम इंग्लिश मास्टर चैनल पे अकाउंटिंग पेपर 2019, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का है, 2019 का रेगुलर स्टूडेंट ने दिया था ये पेपर, जिसमें बीकॉम पार्ट 1 और एडीसी पार्ट 1। ठीक है, ये सब दोनों के लिए पेपर है, ये दोनों इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बीकॉम वाले भी इसकी करेंगे। बल्कि अकाउंट्स इसमें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, जितने भी अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं जहाँ जहाँ बैंक रिकन्सिलेशन पढ़ाया जाता है उन सब के लिए भी है ये। वो भले इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, सवाल इस तरह आते हैं, वो इस तरह सॉल्व करना है, आपके लिए आसानी होगी प्रैक्टिस करेंगे तो सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं सॉल्यूशन कैसे। ये मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्वेश्चन इम्तान के अंदर जब आएगा तो वहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बैंक रिकन्सिलेशन, ये लिख देंगे जो है। फिर लिखेंगे हम सॉल्यूशन, रिक्वायरमेंट देखेंगे, रिक्वायरमेंट का कौन सा आंसर दे रहे हैं, हम ए आंसर दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरह भी लिखा होगा। उसके बाद फिर जब हम सवाल शुरू करेंगे, सवाल के अंदर हम सबसे पहले जब हमने पढ़ा था ना, कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक ऑफ बैलेंस ऑफ शाहिर एंड कंपनी, यहाँ हम नाम लिखेंगे जिस कंपनी का हम ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, मैसर शाहिर एंड कंपनी। क्योंकि कंपनी है, अगर एक नाम होता तो मिस्टर लिखते, मिस्टर शाहिर, क्योंकि एंड कंपनी लिखा है तो इसलिए हमने मैसर्स का लफ्ज़ लिखा है। ठीक है, कंपनी में ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए जब भी एक से ज़्यादा वर्ड आते हैं तो उसको मैसर्स के लफ्ज़ से नाम आते हैं तो मैसर्स करते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट के अंदर आपसे सवाल में कहा गया है तो हम वो लिखेंगे, रिक्वायरमेंट क्या बना रहे हैं, हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। सवाल में इंस्ट्रक्शन दिए गए इन शेड्यूल फॉर्म के अंदर होने चाहिए, और वो शो कर रहा हो, शोइंग करे यानी जाहिर करे, एडिशन टू उसमें दिखाया जाए, अपने एडिशन करते हुए लिखें, एंड डिडक्शन शो कर रहा हो। फॉर कौन से महीने का है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019। ये आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन देनी है, इसके भी 1-2 नंबर होते हैं। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन ऊपर प्रोवाइड नहीं करेंगे, बस उल्टा सीधा सॉल्व कर जाएंगे तो नंबर आधे हो जाते हैं, काफ़ी नंबर कट जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल तरतीब से सवाल करिएगा। सब पहली लाइन में हमेशा अकाउंटिंग का कोई भी काम करने जा रहा है, सबसे पहले जो है आप नाम लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं 3 क्वेश्चन करते हैं। फॉर होम, आप किसके लिए काम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं मैसर शाहिर एंड कंपनी। क्वेश्चन मेरा है फॉर होम, यानी ये आपको ये क्वेश्चन पूरा करना है। होम, फॉर होम, किसके लिए हम बुक बना रहे हैं, हम शाहिर कंपनी बना रहे हैं। हम व्हाट, फिर क्वेश्चन आपने पूरा करना है व्हाट, आप कौन सा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। वो कौन सी फॉर्म में, इन शेड्यूल फॉर्म के अंदर, जो जाहिर करेगी एडिशन टू एंड डिडक्शन फ्रॉम। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019। अच्छा, ये यहाँ तक का हो गया व्हाट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट, और तीसरे में व्हेन, ये क्वेश्चन आपका व्हेन है।
वैन कब बना रहे हैं? फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019। यानी ये जब भी आप अकाउंटिंग का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने जाएँ, कैश बुक बनाने जाएँ, रिकन्सिलेशन बनाने जाएँ, जर्नल एंट्री बनाने जाएँ, कोई ब्रांच है हेड ऑफिस अकाउंटिंग बना रहे हैं, इन्वेंट्री बनाने जा रहे हैं, ऊपर 3 इन्फॉर्मेशन जरूर भरिएगा। पहली इन्फॉर्मेशन उसका नाम आ जाएगा, दूसरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड की गई होगी, रिक्वायर्ड में जो नाम इस्तेमाल किया होगा क्या बनाना है वो लिखेंगे। तीसरी इन्फॉर्मेशन में सवाल में रिक्वायर्ड में जो पीरियड दिया होगा, टाइम किस पीरियड का बनाना है वो तीसरा। ये 3 फॉर होम किसके लिए बनाना है, क्या बनाने जा रहे हैं हम, और वैन कब बना रहे हैं, ये 3 सवाल आते हैं। आप होम व्हाट वैन, होम व्हाट वैन, ये याद रख लें हर डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखने के तरीके का। ठीक है, अब शेड्यूल फॉर्म में हम बनाने जा रहे हैं इसको। ये मैंने अपने लाइनें खींच ली हैं, एक शेड्यूल बना लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला मैंने, चूँकि इसमें डेट नहीं है, अगर डेट होती तो मैं यहाँ पर डेट का कॉलम बनाता, अगर डेट होती ना मैं लिखा डेट, लेकिन यहाँ नंबर है तो मैंने सिर्फ सीरियल नंबर लिख लिया आसानी के। ये मैंने कॉलम पर्टिकुलर्स का बन लिया, जिसमें मैं डिटेल लिखूंगा, कोई कैश बुक में अमाउंट ऐड हो रहा है या डिडक्ट हो रहा है तो उसकी तफसील क्या है वो तफसील यहाँ पर आएगी। ठीक है, इसमें दोनों, यहाँ ये बैंक बुक है, यहाँ पे हम बैंक की इन्फॉर्मेशन देंगे, और यहाँ कंपनी की बुक है, ये कंपनी की जिसको कैश बुक बोलते हैं, कंपनी से मुतालिक इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमने सवाल पढ़ा उसमें कैश से मुतालिक हैं, चंद इन्फॉर्मेशन 1-2 इन्फॉर्मेशन आई हैं सवाल के अंदर बैंक से मुतालिक होंगी। ठीक है, आखिर के अंदर हम जाके इन दोनों कॉलम का एडजस्ट करेंगे, उसको लिखेंगे एडजस्टेड बैलेंस, दोनों कॉलम का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर दोनों कॉलम का टोटल बराबर आ गया तो वो बैलेंस एडजस्ट हो गया। ठीक है, बैलेंस जब भी बराबर आएगा जब प्रॉपरली डिडक्शन, एडिशन एंड डिडक्शन करेंगे आप, यानी उसको जमा या तफरीक, ऐड और माइनस करेंगे सही तरीके से तो सही तरीके से आएगा। जो मैंने अभी सवाल पढ़ते हुए बता रहा था मैंने आपको, आपने सुना होगा, उसी को ही आप उसको अगर आप कर दें तो आपका सवाल फर्स्ट टाइम ही खुद ब खुद सही हो जाएगा। चलें मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। इस तरीके से आप लाइन बना लीजिएगा इस सफ़े के ऊपर, एक बैंक की बुक बना लीजिएगा इधर, फिर दूसरी या मर्जी आप इधर बनाए इधर बनाए, मैंने तो बना ली इधर राइट साइड पे आप, और लेफ्ट साइड पे मैंने ये कैश बुक बना ली है। आप चाहें तो कैश बुक को इधर लिया है, बैंक कैश बुक को इधर लिया है, बैंक को इधर ले जाएँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी मर्ज़ी है जैसे भी। ये हिस्सा पर्टिकुलर से रख लिया है, ये मैंने सीरियल नंबर का भी है, और कुछ सवाल में अगर डेट का आएगा तो डेट का हो जाएगा। ये बस शेड्यूल के अंदर ये कॉलम बनेंगे, नज़र आ रहा है आपको। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने, पेन बदलता हूँ ताकि कलर आपको से नज़र आए। चलें, पहली एंट्री आपके पास है बैलेंस शीट से दिए 1 और 2 एंट्री दिए। पहली एंट्री में दिया है, पहले सवाल पढ़ता हूँ आपको, मैंने पढ़ के सुना दिया, मैं खुद यहाँ पढ़ रहा हूँ, अब कैमरे में दिखा नहीं रहा, आप आवाज़ सुन लीजिएगा। अ कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक ऑफ शाहिर एंड कंपनी, द बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019 रिवील फॉलोइंग, दर्ज झेल इंकशाफत हुए हैं। ये 1 से लेके 14 पॉइंट जो मैंने पढ़े हैं वो इंकशाफत हैं सारे, यानी दरियाफ्त हुई हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, सॉरी ये ज़रा मेरा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सफ़ा सेट करूँ मैं पढ़ाते वक्त जो है ना। नज़र आ रहा है स्टूडेंट आपको? आ रहा है नज़र? सही है। अब मैं हल करने जा रहा हूँ आपका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपका मैं पढ़ देता हूँ। नंबर 1 में दिया है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹9 लाख रुपए, और दूसरी में भी बैलेंस दिया है सीरियल नंबर 2 में। अगर आपके पास पेपर है तो अपना पेपर निकाल लें, मेरे पास 2019 का ये पेपर है रेगुलर स्टूडेंट का। और दूसरे नंबर पे भी बैलेंस एज पर कैश बुक ₹5 लाख रुपए। कंपनी के पास कितने बताया इन्होंने? 5 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है। कंपनी के अकाउंट में हम 5 लाख बढ़ाएंगे। और नंबर 1 में बताया बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? 9 लाख। बैंक की बुक में बता रही है कि बैंक के पास बैंक अकाउंट में 9 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ये 900,000, ये 500,000, ये हम 1 और 2 ट्रांजेक्शन लिख दिया हमने। ठीक है, 1 और 2 ट्रांजेक्शन में यहाँ लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे बैलेंस, यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस
एज पर, भाई ये लिखेंगे कैश बुक पर 5 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है, ये इस तारीख को पड़ा, 1 और 2 ट्रांजेक्शन बता रही है। अब दोनों देखें, ये दोनों बैलेंस बराबर नहीं आ रहा है, डिसएग्री कर रहे हैं। ये 9 लाख रुपए हैं, इसके 5 लाख रुपए हैं, रिकनसाइल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इनको रिकनसाइल करना है हमने, डिसएग्री हो रहे हैं, इनको एग्री करना है। एग्री के लिए आगे मजीद ट्रांजेक्शन दी गई हैं, एडिशन और डिडक्शन से ये एग्री हो जाएंगे। चलें अगली ट्रांजेक्शन नंबर 3। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में क्या कहते हैं, मैंने पढ़ के सुना दिए। बिल पेबिल मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक ₹10,000। बैंक ने कंपनी का जो बिल था वो पे कर दिया 10,000 रुपये से और अपने बैंक अकाउंट में से 10,000 माइनस कर दिए, लेकिन कंपनी को इतना ही नहीं मिली उसकी, इसलिए कंपनी माइनस नहीं हुई, तो लिहाजा कंपनी को इतना नहीं मिली, तो अब कंपनी बुक किससे माइनस कर दो, बैंक तो अपना कर चुका था। हम लिखेंगे यहाँ पे डिडक्ट, डिडक्ट करना है। क्या करना है, पेमेंट ऑफ बिल, बस शॉर्ट लिख देंगे, वरना तो आप लिख सकते हैं पेमेंट ऑफ बिल मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक। अगर लिखना चाहें ज़्यादा तफसील से, बहुत लाइनें सर्फ हो जाएंगी, तो मैं इतना शॉर्ट में लिख रहा हूँ। डिडक्ट कर रहे हैं पेमेंट ऑफ बिल। अब पेमेंट ऑफ बिल कहाँ से, बैंक से तो माइनस हो चुकी है जब बैंक ने पेमेंट की थी। कंपनी को तो अब पता चल रहा है, जब 30 तारीख के बाद स्टेटमेंट आया तो हमारा बैंक ने जो है 10,000 रुपये का बिल पे कर दिया, तो लिहाजा यहाँ से हम 10,000 रुपये माइनस कर देंगे। हम जब माइनस करते हैं तो ब्रैकेट लगाए जाते हैं, जो फिगर ब्रैकेट में होती है वो माइनस नेगेटिव फिगर शो कर रही होती है, ठीक है। जो बगैर ब्रैकेट की फिगर होती है वो पॉजिटिव फिगर शो कर रही होती है। यही मैथमेटिक्स के अंदर भी होता है ना। हमारा ये ब्रैकेट की फिगर का मतलब है ये नेगेटिव फिगर है, माइनस वाली फिगर है, याद रख लें याद। जो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा जिसमें वो नेगेटिव फिगर है, डिडक्ट वाली फिगर है, और जो मैं बगैर ब्रैकेट के लिखूंगा वो एडिशन वाली फिगर होगी, प्लस वाली फिगर होगी। ये हो गया आपका। जब हम आखिर में करेंगे तो इक्वल टोटल आ जाएंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 4। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4 में पढ़ देता हूँ, वह है प्रोमिसरी नोट पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक ₹100,000, 1 लाख रुपए। एक बार और पढ़ लेता हूँ अभी मैं, फिर पढ़ता हूँ ट्रांजेक्शन नंबर 4 को। प्रोमिसरी नोट पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक ₹100,000, 1 लाख, ठीक है। ब्रैकेट में दिया गया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस ₹10,000। इस 1 लाख में 10,000 रुपये का इंटरेस्ट भी है, जो बैंक ने टोटल 1 लाख रुपये प्रोमिसरी नोट की शक्ल में पे करे हैं। आपकी कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दी थी बैंक को, तो लिहाजा बैंक ने जब 1 लाख रुपये पेमेंट कर दी तो आपके अकाउंट में से बैंक ने बैंक बुक से 1 लाख रुपये उसी वक्त माइनस कर दिए। लेकिन आपको इतला ही नहीं है, कंपनी को इतला ही नहीं है इसकी। अब इतला मिल रही है बैंक स्टेटमेंट से, तो कंपनी अब 1 लाख रुपये प्रोमिसरी नोट के नाम से अपनी बुक से डिडक्ट कर देगी। तो हम डिडक्ट करते हैं अब 1 लाख रुपये। डिडक्ट प्रोमिसरी नोट, इस तरह लिख देंगे खाली प्रोमिसरी। चाहे तो हम लिख सकते हैं पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय दी कंपनी, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लाइनें ज़्यादा लेगा तो मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपके आसानी। आप प्रोमिसरी नोट लिख दें, इम्तहान में एक्सेप्टेबल है इतना। कितने का है, 1 लाख रुपये। यहाँ से आप ब्रैकेट लगाएं, 100,000 माइनस कर दें कंपनी के साथ, क्योंकि बैंक ने तो जब पेमेंट की थी उसी वक्त माइनस कर दी थी, बैंक को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना नहीं है कि अब आप अपने पास से माइनस करें ताकि दोनों बैलेंस एग्री कर जाएं, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5 देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5 के अंदर कहते हैं, अभी मैं पढ़ के सारी बता चुका हूँ आपको। द बैंक रिसीव अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ ₹1,32,000 फ्रॉम अ कस्टमर उस्मान। आपका एक अकाउंट रिसीवेबल उस्मान था जिसको आपने उधार में सेल की थी, उसने आपको देने के बजाय आपके बैंक में 1,32,000 रुपये जमा करा दिए। बैंक के पास आपका पैसा आ गया तो लिहाजा आपका डिपॉजिट बढ़ गया, लेकिन कंपनी के को इतना ही नहीं है। जब बैंक स्टेटमेंट आया, जब पता चला तो बैंक तो ऐड कर चुका था, लिहाजा अब कंपनी की कैश बुक में ऐड कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा।
ऐड, ठीक है। किसके नाम से आएगा? डायरेक्ट डिपॉजिट इज, बट डायरेक्ट डिपॉजिट लिख दें, डायरेक्ट डिपॉजिट के नाम से कर देते हैं, कम लाइन लगेगी, वरना आप लिख सकते हैं अ कस्टमर मेड डायरेक्ट डिपॉजिट टू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक। इस तरह ये लंबी तफसील कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि शॉर्ट लिखें आप, डायरेक्ट डिपॉजिट बस इतना लिखें। और इसको कितना अमाउंट का है, कस्टमर ने नंबर 5 पे बताया है इसका अमाउंट 1,32,000 रुपये, तो लिहाजा 1,32,000। ये मैंने देख चुके अभी ऐड हो रहा है, तो लिहाजा मैं बगैर ब्रैकेट लिख रहा हूँ, ये प्लस की फिगर है। यहाँ ऐड का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जो डिडक्ट का लिख रहा था वहाँ मैं ब्रैकेट में लिखा था, वो नेगेटिव फिगर थी। जो नेगेटिव फिगर होंगी वो इसमें 5 लाख में माइनस हो जाएंगी, जो ऐड वाली फिगर होंगे 5 लाख में ऐड हो जाएंगी। आखिर में जो बैलेंस आएगा दोनों का बराबर आएगा। चलें 5 का 6 देखते हैं। नंबर 6 में कहते हैं द बैंक पेड फॉर इंश्योरेंस ₹20,000 बट नॉट रिकॉर्डेड बाय कंपनी। बैंक ने कंपनी का इंश्योरेंस का प्रीमियम 20,000 रुपये का पे कर दिया, लेकिन बैंक को कंपनी को पता ही नहीं, बैंक से तो माइनस हो गया, कंपनी के पास से डिडक्ट नहीं हुआ, तो लिहाजा कंपनी से डिडक्ट कर दो इंश्योरेंस की, डिडक्ट इंश्योरेंस पेमेंट। कितने की? 20,000 की। 20 ये माइनस करना है, तो लिहाजा मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। नज़र आ रहा है स्टूडेंट? सही आ रहा है मेरे ख्याल में, सही है। नंबर 7 में कहा है कि अनक्लियर चेक ₹200,000, अनक्लियर चेक ₹200,000। आप सुन लें, अनक्लियर चेक क्या होते हैं? कंपनी के किसी कस्टमर ने कंपनी को के पास पेमेंट करी, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल होल्डर जो कंपनी के, जिनको कंपनी उधार में सेल की थी, उन्होंने कंपनी का जब वक्त आया तो पेमेंट करी, लेकिन पेमेंट उन्होंने चेक दे दिया कंपनी को, अपना क्रॉस चेक दे दिया। कंपनी के बाद चेक आ गया, कंपनी ने उसकी एंट्री अपनी कैश बुक में कर ली, क्योंकि जब तक चेक बैंक में जमा नहीं कराए, कंपनी हर चेक को जितने भी रिसीव करेगी उसको कैश ट्रीट करके अपनी कैश बुक एंट्री कर लेती। और जिस दिन आवश्यकता आज कराए, आज रिसीव करें तो आज करा सकती है, ये एक दिन के बाद करा सकती है। और जिस वक्त बैंक में जमा कराएगी तो वो फिर जो है जमा करा देगी, तो फिर बैंक स्टेटमेंट के अंदर उसको ऐड होना चाहिए, ठीक है ना, उसको स्टेटमेंट होना चाहिए। लेकिन बाद जब ऐसा होता है कि कंपनी चेक जब जमा कराती है बैंक में, जिस वक्त स्टेटमेंट निकल चुका होता है कंपनी के पास आने के लिए, यानी 30 तारीख महीने की या 31 तारीख को, तो वो डिपॉजिट उसमें शो नहीं हो रहा होता। तो लिहाजा कंपनी इस चेक को जो जमा कराया है वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, तो आइंदा 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगे, तो इसको बैंक स्टेटमेंट हमें जमा कर देना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास तो उस वक्त जब जमा कराया था उस वक्त ऐड हो गए थे। अब हमको ऐड कहाँ करना है? बैंक में अभी तक शो नहीं कर रहे, तो बैंक में ऐड कर दो, 1-2 दिन के अंदर बैंक के अंदर क्लियर होके आ जाएंगे। तो ऐड करेंगे अनक्लियर्ड चेक, ठीक है, वो कितनी मालियत के दिए हैं यहाँ पे? अनक्लियर चेक ₹2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए यहाँ बैंक अकाउंट में ऐड कर देंगे। हम डेट ऐड कर दिया आपने। ऐड माने एडिशन, एडिशन नाउन है और ऐड जो है वर्ब है। डिडक्ट जो है वर्ब है और डिडक्शन नाउन है, ठीक है। हम यहाँ एक्शन बता रहे हैं तो डिडक्ट लिख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिशन लिख रहे हैं। नंबर 8 में कहते हैं डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹1 लाख। कंपनी के बैंक ने जो कंपनी के शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आना था, मुनाफा, डिविडेंड बोलते हैं मुनाफे को, मुनाफा वसूल कर लिया है, लेकिन कैश बुक कंपनी को पता नहीं, इसलिए कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है। बैंक ने तो जब वसूल करा था, बैंक ने तो इसमें ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, तो अब हम ऐड कर लेते हैं। 1,50,000 रुपये का मुनाफा वसूल किया कंपनी ने। द बैंक रिसीव, ये कहाँ है? छठा कौन सी है? 8वीं है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹1,50,000। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, कहाँ? कैश बुक में।
बैंक तो ऐड कर, बैंक ने तो वसूल किया था इसलिए ऐड हो गया, कंपनी को पता नहीं है। ऐड डिविडेंड कलेक्शन कितनी है? 1,50,000, 1 लाख तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी 8वीं ट्रांजेक्शन जिसमें हमने ऐड किया है डिविडेंड कलेक्शन, जो बैंक के पास कलेक्ट हो गया है शेयर्स के। ये डिविडेंड होता है शेयर्स के ऊपर, आपके शेयर्स के ऊपर जो है बैंक को इंस्ट्रक्शन थी कि डिविडेंड कलेक्ट करे। वो जब टाइम आए तो कंपनी ने जो डिविडेंड भेजा है वो आपके बैंक में भेजा है, तो बैंक के पास आपका डिविडेंड मुनाफा कलेक्ट हो गया है शेयर्स के ऊपर 1,50,000। लेकिन कंपनी को नहीं पता चला था कैश बुक, इसलिए कैश बुक एंट्री नहीं हो पाई थी, कैश बुक इंक्रीज़ नहीं कर पाई थी, लिहाजा वो जो एक बैंक के अंदर 1,50,000 रुपये जमा हो गए थे अब हम कैश बुक में जमा कर रहे हैं ऐड डिविडेंड कलेक्शन के नाम से। ठीक है, अब अगली देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 9 है। 9 के अंदर ट्रांजेक्शन पढ़ देता हूँ मैं आपको, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन चार्जेस ₹15,000 नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक। ट्रांजेक्शन चार्जेस मैंने बताया था कि सर्विस चार्जेस को कहते हैं, 15,000 रुपये के हैं जो कि बैंक ने सर्विस चार्जेस काट के आपका अकाउंट कम कर दिया 15,000 रुपये से, लेकिन आपको कंपनी को पता ही नहीं चला। अब जब स्टेटमेंट आया तो जब पता चल रहा है, तो लिहाजा जब बैंक ने कम कर दिया तो कंपनी की कैश बुक से भी कम हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे और इसका नाम रखेंगे सर्विस चार्जेस बोलते हैं, या जो नाम इस्तेमाल किया है वही बोलें ट्रांजैक्शन चार्जेस। ठीक है, कितने अमाउंट के हैं? ये हैं 15,000 रुपये के। ये आपने 15,000 रुपये माइनस कर दिए अपनी कैश बुक से। नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर हम नेगेटिव बैलेंस शो करते हैं माइनस वाला, और जो बगैर ब्रैकेट के होता है वो पॉजिटिव बैलेंस होता है। ये प्लस वाली फिगर होंगी, ये माइनस वाली फिगर होंगी उसमें टोटल में से। चलें नेक्स्ट है 10, ट्रांजेक्शन नंबर 10। 10 में कहा है चेक वाज इशूड टू आमिर फॉर पेमेंट। आपका एक सप्लायर है यानी अकाउंट पेबल है जिससे आपने उधार में माल परचेस किया था और वादा करा था कि हम कुछ टाइम के बाद पेमेंट कर देंगे, तो आपने एक चेक इशू कर दिया। जब वक्त आया पेमेंट का तो आमिर जो आपका अकाउंट पेबल है उसको चेक कर दिया, क्रेडिटर को पेमेंट का चेक दे दिया 13,000 रुपये के, और उसकी अपनी कैश बुक के अंदर 13,000 रुपये की जी एंट्री कर ली। लेकिन गलती क्या करी हमने? पेमेंट का चेक जब करते हैं तो माइनस करते हैं ना, तो हमने क्या करा? बट एरोनियसली रिकॉर्डेड। एरोनियसली के मतलब है गलत रिकॉर्ड कर दिया है हमने। गलती से क्या रिकॉर्ड कर दिया है भाई? कंपनी ने बजाय 13,000 माइनस करने के कंपनी ने 31,000 माइनस कर दिए, ज़्यादा माइनस कर दिए। ज़्यादा ये कंपनी की अपनी गलती है। तो हम क्या करेंगे? उसको कितने अमाउंट का फ़र्क आ रहा है? 13,000 में को 31,000 में माइनस कर देंगे तो 18,000 का फ़र्क आ रहा है। 18,000 रुपये दोबारा जमा कर लेंगे, हमने ज़्यादा माइनस कर दिए थे कैश बुक ने, तो लिहाजा यहाँ पे 18,000 रुपये हम दोबारा जमा कर लेंगे। पहले हमने 31,000 माइनस कर दिए थे, पहले 18,000 माइनस हुए हैं, सिर्फ वो 13,000 माइनस हुए, 18,000 वापस कर लिए प्लस के अंदर। इसका नाम रख देंगे, ऐड करेंगे इसको, ऐड एरोनियसली रिकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमने गलत रिकॉर्डिंग की है उसके इफेक्ट में 18,000 रुपये दोबारा हमने बैक कर लिए, जो ज़्यादा कर दिए। 31,000 रिकॉर्ड माइनस कर दिए थे हमने, लेकिन 13,000 माइनस करने थे, 31 कर दिए थे गलती से। तो 31 में से सिर्फ 13, अगर हम 18 निकाल दें, इसमें से 18 प्लस कर लें वापस, तो ऑटोमेटिक 13 ही रह जाएंगे हमारे माइनस। 31 तो माइनस कर दिया था ना, अब 18 को प्लस कर लो तो 31 में 18 निकाला 13 ऑटोमेटिक माइनस हो गए, क्योंकि 31 माइनस हो चुके हैं ना। अब हम पूरे माइनस को ख़त्म नहीं करें, 13 माइनस रहना चाहिए, तो हमने 18 को प्लस कर लिया। सही है। 11वें नंबर 11 में क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक ₹400,000। कंपनी ने अपने सप्लायर इन अकाउंट पेबल जिनसे माल परचेज उधार में खरीदा था उनकी पेमेंट करनी थी, उनको चेक इशू कर दिए 4 लाख रुपए के। अकाउंट पेबल जिनको बोलते हैं हम सप्लायर, उनको
लेकिन अब जो शख्स चेक ले जाता है उसका काम है अगले दिन पेमेंट ले, उसके बाद ले, 1 महीने बाद के लिए अपने चेक जमा कराए बैंक से, 2 महीने के बाद गए, उसके बाद 4-4.5 महीने का टाइम होता है पाकिस्तान में। इंडिया में शायद 6 महीने का टाइम होता है, अब नहीं पता वहाँ भी चेंज आ गई हो। तो लिहाजा आउटस्टैंडिंग चेक जब हमने इशू किए थे अपने सप्लायर को तो हमने कैश बुक से माइनस कर दिया था अपनी, लेकिन अब वो बैंक में हमने चेक जब इशू कर, लेकिन पता चला अब स्टेटमेंट आया हमारे पास 31 तारीख को, तो पता चला 31 तारीख तक वो बैंक में ही नहीं पहुँचे अभी तक अपना चेक जमा कराने, तो बैंक से पेमेंट ही नहीं हो सकती। आज नहीं कल जब उनको टाइम मिलेगा चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम तो माइनस कर चुके आउट, इन चेकों को बोलते हैं हम अनप्रेजेंटेड चेक, को डिडक्ट कर देंगे यहाँ से। अनप्रेजेंटेड चेक भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना, या पे बिल भी बोलते हैं। तो हम क्या करें, जो नाम लिखा वो लिख देंगे, अनप्रेजेंटेड CHQ चेक, ठीक है। हम जब अपने कंपनी ने इशू करे थे ये 4 लाख रुपए चेक, तो कंपनी ने अपनी कैश बुक से मालूम कर माइनस कर लिया था। चूँकि वो लोग अभी तक बैंक के पास पहुँचे नहीं, बैंक से माइनस नहीं हुआ, तो हम बैंक स्टेटमेंट माइनस कर दें, क्यों, वो कभी भी आ सकते हैं बैंक में लेने के लिए। तो ये अमाउंट हम माइनस कर देते हैं ताकि हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। ये हमने बैंक से माइनस कर दी है। अब 12वीं ट्रांजेक्शन आ जाता है, अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा माइनस कर देते हैं बैंक से, या इसको आउटस्टैंडिंग चेक भी बोलते हैं, या अनपेड चेक भी बोलते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक भी बोलते हैं। 12वें नंबर की ट्रांजेक्शन कहती है कि रेंट अमाउंटेड विद 30,000 वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने कंपनी का जो किराया था वो वसूल कर लिया, लेकिन बैंक के पास ऐड हो गया है, लेकिन कंपनी को पता ही नहीं चला, इसलिए कैश बुक में से ऐड नहीं हुआ, तो ऐड कर लेंगे। रेंट कलेक्शन 30,000 ऐड करेंगे, फिगर लिख दी कैश बुक में, क्योंकि बैंक के पास तो ऐड हो चुका है, बैंक ने वसूल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 13 ट्रांजेक्शन कहती है कि ज़कात डिडक्टेड ₹30,000। बैंक ने ज़कात डिडक्ट कर दी है 30,000 रुपये की, कंपनी को पता ही नहीं, कंपनी लेस करेगी, डिडक्ट कर देगी कंपनी भी अपनी कैश बुक से। यहाँ ज़कात कितने की है, 30,000। आगे उसी तारीख में 13 में कह रहे हैं, एंड मार्कअप क्रेडिट ₹70,000 बाय बैंक। बैंक के बाद जो आपका पड़ा है बैलेंस, बैंक ने उसको मार्कअप माने मुनाफा दे दिया है, तो मुनाफा दे दिया, बैंक ने तो ऐड कर लिया है, अब आपकी कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, यहाँ ऐड कर लें। ये भी 13 के अंदर ही आ रहा है, ऐड, एक ऐड हुई है और एक डिडक्ट हुई है। मार्कअप को ऐड कर लें 30,000, वो कितने का है, 70,000 का मार्कअप है, इसको आप ऐड कर लें, ठीक है। बैंक ने आपको मुनाफा दिया आपके पैसों के ऊपर कैश बुक, क्यों बैंक तो ऐड कर चुका था, आपके पास ऐड नहीं है कंपनी में। लास्ट ट्रांजेक्शन, विथड्रॉवल ऑफ कैश ₹25,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक। अब अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मालिक ने कारोबार से पैसा निकाल लिया है 25,000 रुपये। जब मालिक कारोबार से ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाल ले तो अकाउंटिंग में उसको टर्म है ड्राइंग, लिहाजा बैंक से तो पैसा निकल गया है, लेकिन कंपनी में उसकी माइनस नहीं हुई, कंपनी को अब पता चल रहा है, कैश बुक में से हम इसको डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट ड्राइंग के नाम से, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है ना, इसलिए ड्राइंग, वरना विथड्रॉवल लिखते हैं अगर ऑफिस यूज़ के लिए निकालते तो। कितने अमाउंट से, 25,000 रुपये से ये माइनस हो जाएगा। ये आपकी तमाम ट्रांजेक्शन हो गई हैं स्टूडेंट्स, तमाम ट्रांजेक्शन मैंने कर दी हैं आपको सामने एक। अब मैं इसके टोटल की तरफ चलता हूँ ताकि दोनों बैलेंस बराबर आ जाएं। ये आप भी कैलकुलेटर में कर लें, मैं कैलकुलेटर पे करने जा रहा हूँ उसका। ये आ रहा है इसका यहाँ पर 700,000, 7 लाख बैंक का बैलेंस आ रहा है, 7 लाख। अब ये 7 लाख ही यहाँ भी आना चाहिए, जमा करते हैं इसकी, कैलकुलेटर में करते हैं, आप भी करें।
1,50,000 माइनस 15,000 प्लस 18,000। दोबारा करता हूँ। 5 लाख में से हम 10,000 माइनस कर दिए, फिर इसमें से 1 लाख रुपये माइनस कर दिए, फिर 1,32,000 रुपये हमने जमा कर लिए, फिर माइनस कर दिए 20,000 रुपये, फिर 1,50,000 जमा कर लिए, फिर 15,000 रुपये माइनस कर दिए, फिर 18,000 रुपये जमा कर लिए, फिर 30,000 रुपये जमा कर लिए, फिर 30,000 रुपये माइनस कर दिए, फिर 70,000 रुपये जमा कर लिए, फिर हमने 25,000 रुपये माइनस कर दिए। तो हमारा बैलेंस यहाँ पे आ गया 7 लाख रुपये। ये भी बैलेंस हमारा 7 लाख रुपये, 700,000। देखें ये दोनों बैलेंस एग्री हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं 7 लाख रुपये। रिकन्सिलेशन में हमने रिकनसाइल कर दिया है, एग्री जिसको बोलते हैं एडजस्टेड बैलेंस, दोनों बैलेंस एडजस्ट हो गए, बराबर आ गए। तो ये आपका जो है ए पार्ट आपका मुकम्मल हो गया है। बी पार्ट में आपसे ये जो कंपनी में नई नई चेंजिंग आई है ना, इनकी एंट्रियाँ पास करनी है। कैश बुक में सिर्फ एंट्री कौन सी पास करेंगे, एडजस्टिंग। कैश बुक के अंदर जो जो चेंजिंग आई है ना, इस चेंजेस की आपने एंट्री पास करनी है कैश बुक के अंदर, उसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। तो चलें आप एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे हम, ताकि सवाल आपका पूरा मुकम्मल हो जाए।